हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये नेक्स्ट वीडियो है हमारा LIC AAO के इंटरव्यू की सीरीज़ का। इसमें हम लोग इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे कि अंडरराइटिंग क्या होती है, क्लेम सेटलमेंट क्या होता है, इंश्योरेंस के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है। इस तरह की चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ पे आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड सारी गाइडेंस मैं इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में दो चीजें होती हैं। पहली, एक तो ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। दूसरा, ये एक्ट करता है सेविंग्स ऑफ या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में मैच्योरिटी के बाद आपका पैसा मिल जाता है। अगर आपका टर्म प्लान नहीं होता, अगर टर्म प्लान नहीं होता है आपका, तो आपको पैसा मिल जाता है, टर्म प्लान में पैसा नहीं मिलता। पर जनरल इंश्योरेंस की जब बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका रिस्क कवर होता है, वो पैसा आपको वापस नहीं दिया जाता है। जनरल इंश्योरेंस ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्ट्स against specific financial losses such as accident, illness or property damage and does not have a savings component। तो लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क ऑफ डेथ भी कवर किया जा रहा है और सेविंग्स कंपोनेंट में है। जनरल इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करता है, सेविंग्स कंपोनेंट नहीं होता है जनरल इंश्योरेंस में। व्हाट इज अंडरराइटिंग? अब यहाँ पे हम इंश्योरेंस कोर में जा रहे हैं। अंडरराइटिंग क्या होता है? Underwriting is the process of evaluating risk before accepting an insurance proposal. It involves assessing the risk profile of the insured, deciding whether to accept the risk, and determining the terms and conditions and premium of the policy. तो आप जब कहीं पर भी इंश्योरेंस कराने जाते हैं ना, कोई आपका इंश्योरेंस करता है और आपको पॉलिसी देता है, तो पॉलिसी देने से पहले जो वो आपकी डिटेल्स पॉलिसी में डालता है ना, बेसिकली वो सिस्टम के अंदर डालता है आपकी डिटेल्स। वो सिस्टम क्या करता है? वो सिस्टम एक प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ कैलकुलेट करके आपको देता है। यही होता है। तो सिस्टम वहां पे अंडरराइटिंग का काम कर रहा है, और जो पर्सन ये वैल्यूज डाल रहा है, ये सारी डिटेल डाल रहा है, वो अंडरराइटर है। अब वो सिस्टम क्या करता है? वो आपकी रिस्क प्रोफाइल को असेस करता है। वो डिसाइड करता है आपको इंश्योरेंस देना है नहीं देना है, तो यूजुअली दिया जाता है। डिटरमाइन करता है टर्म्स कंडीशन और प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी। अब ये सब कुछ क्योंकि सिस्टम जनरेटेड है, तो वो सिस्टम में होता है, वरना पहले कुछ लोग बैठे होते थे जो ये पूरा काम करते थे। अंडरराइटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बीमित व्यक्ति या संपत्ति के जोखिम स्तर का आकलन कर पॉलिसी की शर्तें और प्रीमियम तय किए जाते हैं। व्हाट इज अ प्रीमियम? हाउ इज इट डिसाइडेड? पीछे आंसर में हमने वर्ड यूज कर दी ना, प्रीमियम। तो जो इंश्योरेंस लेता है, जैसे आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको इंश्योरेंस कराना है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसा दोगे ना। वो जो पैसा आप दे रहे हो वो प्रीमियम होता है। प्रीमियम इज द अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर कवरेज। इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ रिस्क, एज, क्लेम हिस्ट्री, ड्यूरेशन ऑफ कवरेज एंड अंडरराइटिंग असेसमेंट। तो ये हमारा प्रीमियम होता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके आने वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बाकी 4 हम अगली स्लाइड में करेंगे, पहले इन 3 को समझते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली एंड कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। नॉन डिस्क्लोजर और मिसरिप्रेजेंटेशन कैन मेक द पॉलिसी वॉइड। मतलब जो कंपनी है और जो बीमा खरीद रहा है, दोनों को सारी बातें ऑनेस्टली बतानी होती हैं पॉलिसी लेते टाइम, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आते टाइम। आप जब पॉलिसी लेते हो ना, तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। अगर आप गलत बात बताते हो या फिर नहीं बताते सारी बात, तो आपकी पॉलिसी वॉइड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी खरीदी, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ, आपकी गाड़ी कहीं ठुकी, आपने उस पर क्लेम लिया। अब आपको इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, एक नो क्लेम बोनस होता है उसमें। आपने सोचा कंपनी को क्या ही पता लगेगा, मैं दूसरी कंपनी से करा लेता हूं और मेंशन नहीं करूंगा अपने एक्सीडेंट का। उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने इस पे क्लेम लिया है या नहीं। आपने बोला मैं मेंशन ही नहीं करूंगा, और आपने नो क्लेम करके उस पे नो क्लेम बोनस जो होता है एनसीबी, आपने वो ले लिया, 10%, 15% जो भी मिला। अब जब आप दोबारा उस कंपनी में अगर क्लेम के लिए जाते हो जहां से आपने नया इंश्योरेंस लिया है,
वो एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहां पर चेक करेगा कि क्या आपने कोई क्लेम लिया है नहीं लिया है। अगर उसको वहां पे दिखा कि आप पहले क्लेम ले चुके हो तो आपको दोबारा क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी पॉलिसी में प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ आपने वॉइड कर दिया। फिर एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है द इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, मीनिंग दे शुड सफर अ लॉस इफ द इंश्योर्ड इवेंट अकर्स। मतलब अगर कुछ भी आप करते हो, किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस कराते हो, आप किसी चीज का रिस्क कवर कर रहे हो ना, तो वो रिस्क होना चाहिए, उसका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हो, तो गाड़ी अगर डैमेज हो गई तो आपका खर्चा आएगा, फाइनेंशियल खर्चा बढ़ेगा। आपने ऑनलाइन फोन खरीदा, आपने उसका इंश्योरेंस कराया, आपका फोन अगर खो गया, आपका फोन डैमेज हो गया, तो उसमें आपका फाइनेंशियली खर्चा आएगा। तो वो हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कि आपका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या बोलता है, हमने पीछे एक एग्जांपल में समझा भी था। द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस, ensuring no profit is made from insurance। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ और आपकी गाड़ी की वैल्यू अभी कितनी है, जो आईडीवी होती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, या इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। तो मान लेते हैं कि आपकी 6 लाख की गाड़ी है, शोरूम से आई, आपके एक्स शोरूम प्राइस का 90% और समथिंग इंश्योर्ड होता है। ठीक है, मान लेते हैं 6 लाख की गाड़ी है आपकी एक्स शोरूम प्राइस, और आपका इंश्योर्ड है 5,40,000। आपकी गाड़ी ठुक गई और आपका उसमें काफी खर्चा आया, खर्चा मान लेते हैं आपका आ रहा है 1 लाख रुपए उसकी रिपेयर में। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि आपका जो 1 लाख का खर्चा हुआ है, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पॉलिसी की, उसके हिसाब से यही आपको भरपाई की जाएगी। ये पूरी भरपाई नहीं की जाएगी। जितना खर्चा आया है, जितना रिस्क हुआ है, वही किया जाएगा। इंश्योरेंस आपके प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है। द इंश्योर्ड कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। बीमित व्यक्ति को केवल वास्तविक नुकसान की भरपाई की जाती है, ताकि बीमा से लाभ ना कमाया जा सके। क्लियर? अब इसमें अब अगली स्लाइड में जो इसके बचे हुए 4 प्रिंसिपल है वो समझते हैं। चौथे प्रिंसिपल की अगर बात करें, यह कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। मतलब पेइंग द क्लेम, द इंश्योरर गेट्स द राइट टू रिकवर फ्रॉम द लॉस ऑफ एनी थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। दावा भुगतान के बाद बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ण वसूलने का अधिकार मिल जाता है, जो नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, आपकी गाड़ी का आपने क्लेम ले लिया, आप कोई गाड़ी लेकर आए, से टाटा सफारी आपने खरीद ली है ना, चलो टाटा सियरा खरीद लो, नई गाड़ी है। आपकी गाड़ी ठुक गई, उसका शीशा वीशा टूट गया है, उसका दरवाजा टूट गया, अब आपने वो दरवाजा बदल लिया। ठीक, आपने दरवाजा बदल लिया, बीमा कंपनी ने उसका पेमेंट कर दिया। अब बीमा कंपनी का तो पैसा खर्च हो गया ना उसमें, तो उसके बाद में बीमा कंपनी के पास वो राइट है कि जिसने भी आपका नुकसान करा है, जिसकी वजह से बीमा कंपनी को आपको पैसा देना पड़ा, वो उससे पैसा ले सकता है, जो नुकसान के लिए जिम्मेदार है उससे। वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आमतौर पे कंपनीज ऐसा करती नहीं है, क्योंकि ऐसा समझ लो, स्पेशली मैं मोटर इंश्योरेंस की बात बोलूंगा क्योंकि मैंने खुद से काम करा है मोटर इंश्योरेंस में। मैं एक पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में काम करता था पहले। तो अब आप ये मान लेते हैं कि मान लीजिए 2 कंपनी है हमारी, एक कंपनी हो गई NIACL, दूसरी कंपनी हो गई OICL। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस OICL का है, आपका NIACL का है। आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, हो सकता है ना ऐसा। अब मैंने अपना OICL से क्लेम ले लिया, अब OICL आपसे उस पैसे की वसूली कर सकता है, बट देन NIACL की नजरों में उसने आपकी गाड़ी का ठीक करा है, उसने आपकी गाड़ी का पे करा है। NIACL भी फिर OICL से मतलब NICL भी फिर OICL से अपना पैसा वसूल सकता है। तो ये कंपनीज आपस में ऐसे करते रह जाएंगी, तो फिर तो हर कंपनी हर क्लेम के लिए एक दूसरे पे केस ही करती रहेगी। तो यूजुअली कंपनीज के बीच में फर्दर ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, वो हमें नहीं समझना। हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जो भी कोई नुकसान के लिए जिम्मेदार है, उससे वो अपना नुकसान वसूल सकती हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये बोलता है कि अगर सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद मल्टीपल इंश्योरर्स, द क्लेम अमाउंट इज शेयर्ड प्रोपोर्शनलिटी अमंग देम। मतलब अगर एक ही चीज का आपने मल्टीपल इंश्योरेंस करा रखा है, तो क्लेम अमाउंट वो सब लोग आपस में शेयर करेंगे।
कोई एक ही नहीं उठाएगा सारा उसका सारा बर्डन। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज क्या बोलता है? द इंश्योरर इज लायबल ओनली इफ द नियरेस्ट एंड इफेक्टिव कॉज ऑफ लॉस इज अ रिस्क कवर्ड अंडर द पॉलिसी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कोई पॉलिसी में आप कवर भी नहीं कर रहे हो फिर भी उसकी वजह से कुछ हो गया और आप उसका इंश्योरेंस लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जब गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी के अंदर एक चीज होती है, वो होता है की इंश्योरेंस। अगर आप कार खरीदते हो तो उसमें की इंश्योरेंस होता है, आपकी चाबी का इंश्योरेंस। अब आपने मान लो की इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और आपकी चाबी खो गई, अब आप उसको लॉक बदलवा रहे हो, कुछ इस तरह का खर्चा करवा रहे हो, तो क्या वो कवर होगा? नहीं। बट अगर की इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है तो उसमें कुछ कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। ऐसे ही गाड़ी में एक इंश्योरेंस में होता है कंज्यूमेबल्स का इंश्योरेंस, या कंज्यूमर आर्टिकल्स का, कि गाड़ी में आपका लैपटॉप रखा है, बैग रखा है, उन चीजों का। तो वो तभी होता है जब वो चीजें पॉलिसी के अंदर कवर होती है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। फिर एक होता है आखिरी हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। ये बोलता है कि इंश्योर्ड मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट। बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि बीमित घटना होने पर नुकसान को कम करने के उचित प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल आपका शोरूम है और आपने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपके शोरूम में आग लग जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो आग लग गई, लगने दो, इंश्योरेंस में कवर हो रहा है। नहीं, आपको वो सारे जो नेसेसरी स्टेप्स है वो लेने होंगे। आप फायर इंश्योरेंस, आप फायर वालों को कॉल करोगे, वो आके आग बुझाने की कोशिश करेंगे। आपके पास खुद से भी सारे फायर सेफ्टी के सिस्टम्स होने चाहिए। तो आपको द इंश्योरेंस मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस आफ्टर द अकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड इवेंट। आपको बीमित घटना के होने पर नुकसान को कम करने के उचित प्रयास करने चाहिए। ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे हमारे। ये आपके इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिविजुअली किसी इंश्योरेंस प्रिंसिपल के बारे में बताओ, या सातों के बारे में, या पूछ सकते हैं कि कोई भी 2 बता दो, कोई 3 बता दो। डिपेंड करता है कि पैनल के मन में क्या चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं। री इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे कंपनी है हमारी जीआईसी री, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। री इंश्योरेंस एक कंपनी है हमारी। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो अपना रिस्क दूसरे इंश्योरर को दे देती है। जैसे आप देखिए जो हमारे बैंकिंग में एआईएफआई है, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ये क्या करते हैं? रीफाइनेंस करते हैं। जैसे किसी एक बैंक ने लोन लिया, सॉरी, एक बैंक ने लोन दिया किसी को किसी स्पेसिफिक फील्ड में, वो उसके ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से उस लोन को दोबारा रीफाइनेंस करा सकता है। तो सिमिलरली जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो किसी दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस ले लेती हैं, उसको कहते हैं री इंश्योरेंस। ये होता है जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। पुनर्बीमा वह प्रक्रिया है जिसमें एक बीमा कंपनी अपने जोखिम का कुछ हिस्सा दूसरी बीमा कंपनी को हस्तांतरित करती है। यह बड़े जोखिमों को संभालने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। जैसे जीआईसी री जो है वो आपका इंश्योरेंस नहीं करेगी। आपने मान लेते हैं कि कोई बड़ी चीज ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है किसी चीज की, ठीक है, उसका इंश्योरेंस आपने मान लेते हैं यूआईआईसी से ले लिया या फिर एनआईएसीएल से ले लिया। अब एनआईएसीएल को भी तो रिस्क है कि भैया उसने जो रिस्क कवर करा है, अगर वो सच में हो गया, बहुत बड़ा उसको अमाउंट देना पड़ गया, तो एनआईएसीएल क्या करेगा? जीआईसी से उस अपने इंश्योरेंस को भी इंश्योर करा लेगा। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना किया हुआ इंश्योरेंस को इंश्योर कराती है एक तरह से, वो कहलाता है री इंश्योरेंस। कोई डाउट हो इस कॉन्सेप्ट को समझने में, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आईआरडीएआई क्या है, इसका क्या रोल है? IRDAI एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। Its role includes licensing insurers, protecting policyholders' interest, regulating premiums, and ensuring orderly growth of the insurance industry. जैसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, सेबी कैपिटल मार्केट सेक्टर का रेगुलेटर है, वैसे ही आईआरडीएआई इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये क्या करती है? ये इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देती है, जो पॉलिसी होल्डर्स है, जिन लोगों ने कोई बीमा लिया हुआ है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इंश्योरेंस कंपनी आपसे ऊट पटांग कुछ भी चार्ज ना करते रहे, इसलिए प्रीमियम अमाउंट को रेगुलेट करती है और इंश्योर करती है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्डरली फैशन में इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो करती रहे। ये है आईआरडीएआई और उसका रोल। व्हाट डू यू मीन बाय क्लेम सेटलमेंट? क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? Claim settlement is the process through which an insurance company verifies and pays compensation to the insured after a covered loss occurs.
इट इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ लॉस एंड फाइनल पेमेंट। मतलब आपको जब आपने जिस चीज का इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर वैसा कुछ हो जाता है तो उसके बाद कंपनी जो आपको पैसा देती है उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लेम सेटलमेंट। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लॉस का असेसमेंट होगा, फाइनल पेमेंट होगा। कंपनी वेरीफाई करती है कि जो भी कुछ हुआ है, जो आपने बताया है, वो एक्चुअली में हुआ है या कैसे हुआ है, उसमें आपको कितना कंपनसेशन बनना चाहिए, और कंपनी उस लॉस को कवर करने के लिए कंपनसेशन पे कर देती है। ये होता है क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ठीक है, हम लोग बार बार गाड़ी और बाइक की बात कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली हम लोगों के लिए फिलहाल वो जरूरी होता है या हेल्थ जरूरी होता है। जैसे मान लेते हैं आपका बाइक का इंश्योरेंस है, ठीक है, और आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो आप बाइक को शोरूम पर डालेंगे, शोरूम वाला कंपनी को बताएगा कि ये हुआ है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, आपकी आरसी वगैरह देखेगा, वहां से एक सर्वेयर आएगा, एक आएगा सर्वेयर। सर्वेयर का काम क्या करना होता है, लॉस का असेसमेंट करना, कि बाइक, भाई आपने बोला कि बाइक ठुक गई, उसने बोला कि ठीक है भाई देख लेंगे बाइक में क्या क्या शोरूम क्या क्या सामान लगा रहा है। अब शोरूम वाला कुछ या वर्कशॉप वाला काम का ही सामान लगा रहा है, ये तो नहीं कि कुछ भी लगाया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि खाली फ्रंट लाइट टूटी है, वो आपकी बैक लाइट और पीछे के इंडिकेटर्स भी बदल दे, तो ऐसे नहीं होता है। तो असेसमेंट ऑफ लॉस भी करना होता है और फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज मॉरल हैजार्ड इन इंश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉरल हैजार्ड इंश्योरेंस में क्या होता है? यहां पर क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है ना, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस इन अ वे दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ लॉस बिकॉज दे नो द इंश्योरर विल बेयर द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत उल्टी सीधी गाड़ी चला रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, आपको ऐसा लगता है कि आपके शोरूम का फायर का इंश्योरेंस हो रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आग लगे तो लगने दो। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है ना, उसे लगता है कि अब क्योंकि वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है इंश्योरेंस से, तो वो केयरलेस हो सकते हैं, नेग्लिजेंट हो सकते हैं और इवन डिसऑनेस्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में टेक लेस केयर ऑफ अ व्हीकल आफ्टर बाइंग मोटर इंश्योरेंस और में एग्जेजरेट अ क्लेम। मतलब वो क्लेम भी ज्यादा करा सकता है। बहुत से लोग होते हैं, अपनी गाड़ी ली, गाड़ी की मान लो गाड़ी की एक हेडलाइट ठुक गई, वो दूसरी हथौड़ा मार के ठोक देंगे, बोलेंगे कि जी क्लेम दो। Moral hazard increases claims for insurance companies and is controlled through measures like deductibles, policy condition, inspection and co-payments. इन सब चीजों से मॉरल हैजार्ड्स कंपनी के लिए कम होते हैं। बीमा में मॉरल हैजार्ड उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति बीमा लेने के बाद अपना व्यापार लापरवाह या गैर जिम्मेदार बना लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। तो कोशिश करो कि आप में से कोई कभी मॉरल हैजार्ड ना बने। सरल शब्दों में, बीमा सुरक्षा मिलने के बाद व्यक्ति कम सावधानी बरतता है या कभी कभी गलत दावा भी कर सकता है। ठीक है, उदाहरण हमने गाड़ी वाला भी समझा ही था। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन काफी अच्छा सवाल है। Adverse selection in insurance refers to a situation where high risk individuals are more likely to purchase insurance while low risk individuals either avoid insurance or opt out। मतलब आपको जैसे लगता है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो लो रिस्क इंडिविजुअल्स हैं वो इंश्योरेंस लेना पसंद नहीं करते कि यार हमारा रिस्क तो इतना होता नहीं है, हमें इंश्योरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम क्या करेंगे इंश्योरेंस लेके, बिना मतलब प्रीमियम देंगे। बट कंपनी के लिए तो लो रिस्क इंडिविजुअल्स अच्छे होते हैं ना, क्योंकि उससे कंपनी को प्रीमियम मिलेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, बट क्लेम कम देना पड़ेगा। बट एक्चुअली में क्या है, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज्यादा लाइकली होते हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि भैया हमारा रिस्क कवर है। दिस हैपेंस बिकॉज द इंश्योरर डज नॉट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इशुएंस। अब इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं पता ना कि जो इंसान पॉलिसी खरीद रहा है उसका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, वो कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा है। एज अ रिजल्ट, द इंश्योरेंस पूल कंटेन्स हायर proportion of risky policy holders, leading to higher claims and losses for the insurer. Adverse selection is controlled through underwriting, medical test, risk-based premium pricing and disclosure requirements. ये कुछ कुछ चीजें हैं जिससे हम एडवर्स सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अंडरराइटिंग में अगर हम लोग अच्छे से अंडरराइट करें, अच्छे से पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखें एज अ कंपनी, तो एडवर्स सिलेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट कराएं अगर हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में था, तब एक कोई मेरे नोन थे, ठीक है, मेरे घर के आसपास ही रहते थे, मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी में था। वो मुझसे चाहते थे कि वो अपनी बेटी की या बेटे के आंखों का ट्रीटमेंट करा लें और मेरे इंश्योरेंस कंपनी से उसका बिल में रियम्बर्स करा दूं। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे मैं कैसे करा दूंगा, और आपका इंश्योरेंस कहां से मुझे क्या पता। तो उनका कहना था कि भाई मेरी कंपनी का वो इंश्योरेंस खरीद लेंगे और कुछ दिनों बाद वो अपना ट्रीटमेंट करा के मेरी कंपनी से बिल रियम्बर्स करा लेंगे।
मैंने साफ मना कर दिया भाई, एक तो वो मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट है। इंश्योरेंस में हम रिस्क कवर करते हैं। रिस्क होता है जो आने वाले समय में कुछ आपके साथ नुकसान हो जाए। जो पहले से आपके साथ दिक्कत है वो रिस्क नहीं है, वो तो आप अपना खर्चा बचा रहे हो। तो वो अगर मैं उनका इंश्योरेंस करवाता तो वो एक तरह से एडवर्स सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैंने अपनी अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं ऊट पटांग इंश्योरेंस किसी का नहीं करूंगा। सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए मैं कर दूं और अपनी कंपनी का नुकसान करा लूं, नोइंगली कि मुझे पता है वो इंसान गलत करेगा, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये हमारा एडवर्स सिलेक्शन होता है। अगला सवाल देखते हैं। यहां हमारे 40 क्वेश्चंस का पार्ट कंप्लीट होता है। 4 वीडियो में मैंने आपको कराने की कोशिश की है। कुछ भी अगर आपको इसमें डाउट्स हैं, कुछ डिस्कशन आपको करने हैं, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ये मेरा ग्रुप है, IBPS इंटरव्यूज नाम से आप सर्च करेंगे, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिसेंटली IBPS के इंटरव्यूज डिस्कस करे थे, ऑडियो मैसेजेस और वॉइस चैट के थ्रू। NISCL की जब डेट्स आ जाएंगी इंटरव्यू की, तब 3 से 4 दिन हम लोग NISCL के लिए भी मॉक सेशंस करेंगे, सो दैट आपका इंटरव्यू का हेजिटेशन खत्म हो पाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे को कमेंट करिए या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे पिंग करिए। थैंक यू वेरी मच।